अगला सवाल प्रोफेसर रविकांत सर आपसे है कि पीएम मोदी विपक्षी एकता पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद तो उन्हीं की पार्टी में है। ऐसे में क्या उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना चाहिए? देखिए, बात मैं शुरू करूंगा मोदी जी के भाषण से ही। मुझे लगता है कि जितनी अच्छी स्क्रिप्ट है उससे बढ़िया अभिनय मोदी जी ने किया है। अब वो रफीक शादानी की कविता को उन्होंने कोट किया, लेकिन रफीक शादानी को उन्होंने क्या पढ़ा होगा? स्क्रिप्ट जितने दी होगी वही भले ही पढ़ा हो। तो खैर मोदी जी का तो ये अपना खैर बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जहां तक परिवारवाद की बात है, मोदी जी आए थे कांग्रेस मुक्त करने के लिए और बना गए भाजपा युक्त कांग्रेस। कितने लीडर हैं जो भाजपा के हैं? हेमंत बिस्व शर्मा से उठा करके देख लीजिएगा। कांग्रेस कांग्रेस युक्त भाजपा, डॉक्टर साहब, कांग्रेस युक्त सॉरी सॉरी, भाजपा। कांग्रेस युक्त भाजपा उन्होंने बना दिया है। अब रही बात परिवारवाद की, तो यहाँ लंबी फेरिस्त है, वहां एक ही परिवार उनको दिखता है और वो परिवार उनकी आंखों की किरकिरी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो परिवार वहां से हटे तो फिर उसको भी वो बेच खाएं, जैसे दूसरे पार्टियों के साथ उन्होंने किया है। गांधी परिवार के रहते हुए वो कांग्रेस का वो हाल नहीं कर सकते जो उन्होंने एनसीपी का किया, जो शिवसेना का किया या और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का किया। इसलिए उनका हमला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के गांधी परिवार पर होता है। सिंधिया पर होता था, सिंधिया उनके घर में चले गए। यहां कई मंत्री, कई नेता और राजनाथ सिंह के बेटे आ गए हैं, किसके बेटे नहीं हैं? ये देखिए, मोदी जी मैंने कहा अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे विक्रेता भी। ये उनको आता है बेचना। इस देश का जो नागरिक है उस नागरिक को उन्होंने उपभोक्ता में तब्दील कर दिया है और जनता में तब्दील कर दिया। दो ही उसकी पहचाने रह गई। वो उपभोक्ता होता है चुनाव के समय, बाकी समय वो जनता होता है। और मोदी जी जानते हैं कि कब कैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो बेचना आता है, उनको बेच रहे हैं। बाकी समय जो करना है वो कर ही रहे हैं। अब परिवार के नाम पर करें, भ्रष्टाचार की बात करें, सारे वहीं पहुंच गए हैं और पूरे गंगा में नहा चुके हैं। अब चाहे उसको वॉशिंग मशीन कहिए, कमल छाप साबुन कहिए, तमाम तरह के जुमले बन गए हैं उसके लिए। और हद ये है कि कहीं कोई शर्म, लिहाज, हया नाम की चीज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। कभी उनके ऊपर असर नहीं पड़ सकता कि जो बात मोदी जी कह रहे हैं वो सफेद झूठ है। ये सुनने वाला भी जानता है और बोलने वाला भी जानता है, और तब भी मोदी जी उसको बहुत बढ़िया से तह करके एकदम पेश करते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, जो है वो मोदी जी जो कह रहे हैं वही सही है। मान रहा है देश, तो जब तक माल बिक रहा है तब तक बेच रहे हैं, जब तक वो जुमलेबाजी बिक रही है तब तक बेच रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। टिकाऊ माल ही बाजार में रहता है। ये जो चाइनीज माल आता है, जैसे वो हुआ, तो मोदी जी की भाषा भी वही है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो अब चाहे परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, मुझे तो अब हंसी भी नहीं आती है मोदी जी की बातों पर। आपने इतना देर दिखाया, मैं सच में मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितनी अच्छी स्क्रिप्ट है उससे बढ़िया अभिनय वो करते हैं। तो खामा खा क्यों दिमाग लगाना है? लोग नहीं देख रहे हैं, टेलीविजन बदलते हैं ना साहब अब आजकल, कि ये तो दिन भर रहते हैं, अब इनको क्या देखना है? इनकी कोई बात ही जब विश्वास करने योग्य नहीं है तो क्या देखना और क्या सुनना? सारा मिडिल क्लास तो पलायन कर चुका है। अब वो रह गया है जो 5 किलो राशन जिसको दे रहे हैं, जिसका सम्मान और स्वाभिमान छीन लिया। अब आप सोचिए कि जो लाइन में लगा हुआ है 5 किलो राशन के लिए, वो क्या है? वो पूरा भिखमंगा बन गया है। अगर 1 रुपया भी टोकन मनी होती तो कम से कम उसका स्वाभिमान तो बचा रहता। दीजिए, आप किसने मना किया? ये जो रेवड़ी कल्चर है उसमें थोड़ा सा अगर ये रहता तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों का थोड़ा सा गर्व बचा रहता। मोदी जी ने उसको अपने पैरों तले कुचल दिया, अपने अहंकार से कुचल दिया। देखिए, वक्त बदलता है। इस देश के लोकतंत्र का इतिहास ये कहता है कि यहां जो भी आया है
जिसने थोड़ा बहुत ये सब किया है वो गया है। और सच बात यह है कि ऐसे लोगों का इतिहास में 2 पंक्ति से ज्यादा तीसरी भी नहीं लिखी जाती, फिर बाद में सिर्फ कोसे जाते हैं। हिटलर का नाम लेवा नहीं है जर्मनी में। इसलिए अभी उनका समय है, वो जो भी बोलेंगे, मैंने कहा ना कि कुछ लोग सुनते भी हैं, वो माल उनका बिक रहा है, लेकिन बाकी लोग जानने लगे हैं ना कि ये अभिनय बेहतरीन हो रहा है और शब्द का मतलब कुछ नहीं है, जो वो कह रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए मोदी जी हैं, माने वो खुद में अपने आप में एक मुहावरा हो गए। जब आप मोदी कहिएगा तो वो एक मुहावरा है और उसकी मीनिंग लोग अपने आप से निकाल लेंगे, मोदी का मतलब ये, मोदी का मतलब ये, मोदी का मतलब ये। इसलिए मैं तो कम से कम गंभीरता से नहीं लेता। पाठक जी भले ही लेते हो, मैं तो नहीं लेता। रविकांत सर, अगला सवाल आपसे है कि पहले तो कहा जा रहा था कि विपक्ष साथ नहीं आ पाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन अब विपक्ष काफी हद तक एक हो गया है। विपक्ष की बैठक भी लगातार हो रही है, लेकिन कोई चेहरा निर्धारित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष बिना चेहरे के चुनाव में उतरेगा तो इसका लाभ होगा, या फिर मोदी जी के सामने कोई चेहरा ना होने का नुकसान होगा? देखिए निधि जी, ये जो चेहरे की बात है वो दरअसल एक नैरेटिव है, और जब वो चेहरा आता है तो फिर मोदी जी के सामने कौन, ये सवाल आता है। जी। ऑब्वियस है कि गोदी मीडिया को कोई दूसरा चेहरा तो दिखता नहीं है, तो फिर पूरे देश में वो नैरेटिव चलाया जाता है कि नहीं साहब, यहाँ तो देखिए 56 इंच की छाती वाला शेर है और वहां तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये नैरेटिव अब इस चुनाव में नहीं चलने वाला। जहां तक लोकप्रियता की बात है तो मोदी जी की लोकप्रियता पिछले दिनों काफी घटी है। एक तो हर व्यक्तित्व, हर नेता एक विश्वास के साथ अपने नागरिकों के साथ जुड़ता है। जैसे जैसे वो विश्वास दरकता है, उसकी अपनी लोकप्रियता और उसके अपने तमाम वो चीजें गायब होने लगती हैं, और यही हाल मुझे लगता है मोदी जी के साथ हुआ है। अब हर चीज जुमला है, 15 लाख से लेकर के और 2 करोड़ रोजगार तक। तो मोदी जी आज जो वाद करें, अब अभी उन्होंने कहा था कि साहब अजीत पवार और जो एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और अजीत पवार को तो उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। लोग कैसे भरोसा करेंगे? लेकिन मोदी जी बहुत अद्भुत आदमी है। मैं वही कह रहा हूं कि वो झूठ भी बोलता है ना तो वो इतना सलीके से बोलता है आदमी ना कि लोगों को वो सच लगने लगता है। लेकिन आखिर कब तक? क्या लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि मिडिल क्लास तो बहुत तेजी से समझ रहा है, बहुत बारीकी से उस बात को समझ रहा है। अब रही बात वो वहां उसकी पूरी जो गरीब है व्यक्ति है, या जो सोशल स्ट्रक्चर है भारत का, उसमें क्या होगा, उसको लेकर के मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते चलती है, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग। जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चलती है और रात दिन उसी का आलोचना करते हैं, वो शायद बीजेपी के नैरेटिव में ही प्लस करते हैं। वो समाज को फायदा नहीं पहुंचा रहे तो उसको नुकसान कर रहे होते हैं। बीजेपी बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग, उसमें आपको जातियों को अगर देखिए ना, वो भी हैं कि जो अपने मंत्रियों के नाम के आगे भी जाति लिख देते हैं, क्योंकि उनको उसका वोट लेना है। तो इसको लेकर के अभी मुझे डाउट है कि इसमें कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे और राजनीतिक दल हो, वो कितना काम कर। नो डाउट कि कांग्रेस पार्टी ने सिद्धरमैया को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाया, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उनके बघेल साहब मुख्यमंत्री हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। और जो भी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करने वाली और राजनीतिक दल हैं, वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, डेफिनेटली वो वहां से निकल करके आ रहे हैं। लेकिन अभी वो चीजें बची हुई हैं। ये जितना नैरेटिव है कि चेहरा कौन और उसमें हिंदुत्व है, सांप्रदायिकता है, ये मुझे तो बहुत बोगस किस्म का लगता है। लेकिन लोग शायद उस पर ध्यान नहीं देते। गोदी मीडिया जिस चीज को चलाता है, विपक्ष भी उसका शिकार होता है, और हम जैसे तमाम लोग भी उसके शिकार हुए हैं पिछले दिनों।
मैं बार बार जिस बात को कहता हूं कि बीजेपी इस पर जीतती ही नहीं है। और अगर ये हो तो साहब जनवरी में आप राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, फिर ओम प्रकाश राजभर की जरूरत क्या है आपको? लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अगर बीजेपी ने जोड़ा है, अब वो परिवारवाद आप कहें कुछ भी कहें, लेकिन बेशक के पूर्वांचल के उन 26 लोकसभा सीटों पर उसको फायदा होगा। अब इसका काट क्या होगा? आप उलझे रहे कि साहब वो चेहरा कौन है, चेहरा वहरा कुछ नहीं, न कोई हिंदुत्व है। वो दारा सिंह चौहान को लेकर के आ जाते हैं, फागू चौहान को गवर्नर बना देते हैं, वो संजय निषाद उनके साथ हैं। अब आप उनको कहते रहिए कि देखिए संजय निषाद हैं और ये उस पार्टी के साथ है, वो तो उसी में वर्ण व्यवस्था में ढल के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सत्ता की पॉलिटिक्स एकदम अलग है और आइडियोलॉजिकल जो संघर्ष है वो एकदम अलग है। और इसको लेकर के बीजेपी और आरएसएस ने जो मथा है देश को, उसका निचोड़ या उसकी चाबी विपक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो उसे मिलेगी क्या, सवाल ये है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में ही देखिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, कुशवाहा जी, बीआईपी के वो सहनी साहब, इन सबको लेकर के बीजेपी खेल कर रही है। अगर आप अति पिछड़ा को नहीं जोड़ते हैं, अति पिछड़ा को वहां से नहीं हटा, लाख गाली देते रहिए आप, अति पिछड़ा मूर्ख है, अंधविश्वासी है, पाखंडी है, क्या कर लेंगे आप? वो वहीं जाएगा, क्योंकि आप उसके किसी नेता को आप जगह भी नहीं देना चाहते। सवाल इस समय भारत की राजनीति में प्रतिनिधित्व का है, भागीदारी का है। हाँ, नीतियां उन्होंने ऐसी बना रखी है कि आपका रिजर्वेशन चला गया, वो तो बोलता है। मैं तमाम ऐसे लोगों से बात करता हूं जो कश्यप है, बिंद है, चौहान है, वो कहते साहब हमें जाति जनगणना से क्या लेना देना है, आरक्षण से हमको क्या लेना देना है। आप सोचिए, अगर आपको इस सत्ता की पॉलिटिक्स को काउंटर करना है तो आपको माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप चेहरे में उलझे रहेंगे। हम तो जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों कर्नाटक में किया कि आप लाख उठाते रहिए नैरेटिव, हम आपका जवाब ही नहीं दें, हम अपना नैरेटिव सेट करें। जैसे अभी जो हुआ, एनडीए क्यों बनानी पड़ी मोदी को? वो तो एक अकेला शेर था, वो किसी के आगे नहीं झुकता था। एनडीए क्यों? क्योंकि विपक्ष ने एक बड़ा काम ये किया है कि वो नैरेटिव उसने सेट किया है, अब मोदी जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो विपक्ष को इस फेर में पड़ना ही नहीं चाहिए। मोदी जी तो चाह रहे हैं, बीजेपी चाह रही कि आप चेहरे की बात करें, कोई चेहरे नहीं। अभी पाठक जी ने कहा कि मोदी जी से करोड़ों लोग बेहतर हैं इस देश में, और नो डाउट इतने झूठ बोलने वाले लोग नहीं होंगे, और उनसे अगर तो प्रतिस्पर्धा करनी हो तो फिर ढूंढने पड़ेंगे आपको लोग ऐसे। मतलब आपको शर्म भी आएगी, आप इतना झूठ बोलेंगे तो। मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे तो अब मोदी जी का चेहरा देख करके, वो बात सुन करके मैं कोई गंभीरता से नहीं, मैं गंभीरता से लेता हूं उस आदमी की सोशल इंजीनियरिंग। महत्वपूर्ण ये है, अगर आप उसको दरकिनार करेंगे तो उस आदमी को हराना बेहद कठिन है। उस पर ध्यान देना पड़ेगा विपक्ष को।